हेलो एवरीवन। तो चलिए फाइनली हम लोग आज एक मोस्ट इंपॉर्टेंट सब्जेक्ट स्टार्ट करने जा रहे हैं जो है आपका एग्रीकल्चरल इकोनॉमिक्स। ठीक है, अगर आप सेमेस्टर में होंगे तो इसको आप एग्रीकल्चरल इकोनॉमिक्स के नाम से जानते होंगे, और अगर आप कॉम्पिटिटिव एग्जामिनेशन की तैयारी कर रहे होंगे, जैसे आप नाबार्ड के लिए अगर प्रिपेयर कर रहे हो, अगर आप आरबीआई के लिए प्रिपेयर कर रहे हो, तो वहां पे एक सब्जेक्ट आता है दैट इज ईएसआई, इकोनॉमिक एंड सोशल इश्यूज। ठीक है, वो आपका पोर्शन यहां से पूरा कवर हो जाएगा। ठीक, तो आपको कहीं और हाथ पर मारने की जरूरत नहीं है। जो मैं आपको लेक्चर में कराऊंगा उसको अच्छे तरीके से देखना, और नोट्स की बात करूं तो आपको हमारे टेलीग्राम पे नोट्स मिल जाएंगे, तो वहां से आप जाके डाउनलोड करके रिवाइज कर सकते हो। ठीक, इतनी बातें हो गई। 9, और आपको पता है कि अभी हमारा फिलहाल फ्लोरिकल्चर भी चल रहा है, तो ऐसे बच्चे जो फ्लोरिकल्चर से अपना जेआरएफ अपना कुछ भी कर रहे होंगे तो वो भी आप देख सकते हो, वो भी हमारा अल्टरनेट साथ में चल रहा है। ठीक ना, चलिए फिर स्टार्ट करते हैं अपने सेशन को। और समझना, क्योंकि इकोनॉमिक्स जो है वो कंप्लीट समझने वाली सब्जेक्ट है, रट्टाफिकेशन से काम नहीं चलेगा आपका। ठीक है, क्योंकि यहाँ पे हर वो टर्म का कुछ ना कुछ मतलब होता है, अगर नहीं समझ पाओगे तो एग्जाम में गलत करके आओगे। 9, चलिए, तो सबसे पहला जो टर्म आता है दैट इज नीड, और दूसरा इसी में आता है वांट। तो बताइए नीड और वांट में क्या डिफरेंस होता है। देखो, अगर नीड की बात करें तो आपको पता है कि ये वो चीज़ें होती हैं जिनको हमें रिक्वायर्ड होता है अपने लाइफ को सस्टेन करने के लिए, है ना, खुद को सरवाइव करने के लिए ये चीज़ें हमारी ज़रूरत होती हैं। जैसे आपने सुना होगा कि रोटी कपड़ा मकान जो है वो हमारी बेसिक नेसेसिटी है, हमारी बेसिक ज़रूरत है। ठीक है, जिनके बिना हम शायद सरवाइव नहीं कर पाए। ठीक है, तो ये हमारा क्या हो गया, नीड हो गया, जिसको मतलब ये रिक्वायर्ड होती है अपने लाइफ को सस्टेन करने के लिए। लेकिन अगर वांट की बात करें तो ये आपकी अनलिमिटेड चाहत जो होती है कि भैया हमें एक अच्छी कार खरीदनी है, एक अच्छा हमारे पास लग्जरी ज्वेलरी हो, ठीक है, लाइक अच्छा खासा मेरे पास आईफोन हो। तो ये सब चीजें क्या है, आपकी वांट है, नीड नहीं है, ये आपकी चाहत है जिसको आप कहीं ना कहीं खरीदना चाहते हो। ठीक है, तो ये आप का वांट कहलाता है, नीड जो कि आपको जरूरत है अपने लाइफ को सस्टेन करने के लिए। होप सो आपको नीड और वांट में क्या डिफरेंस होता है समझ में आ गया होगा। ठीक है, चलिए दूसरी जो टर्म आपके सामने आ रही है वो है दैट इज गुड एंड सर्विसेज। ठीक है, गुड्स एंड सर्विसेज, ये क्या होता है, क्योंकि आपको ये पूरा का पूरा इकोनॉमिक्स में मिलेगा। ठीक है, अगर हम गुड्स की बात करें तो इसको हम टच कर सकते हैं। ठीक है, ठीक है, अब यहाँ पे देखो गुड्स का क्या मतलब है। अगर आप कोई दुकान जाएंगे तो दुकान में आप पैसे देंगे तो बदले में वो क्या करेगा, आपको सामान देगा, जो चीज आपको रिक्वायरमेंट है। जैसे आप अगर डेयरी से दुकान में जाओगे तो आपको दूध देगा। ठीक है, चाहे आपको जो भी चीजें चाहिए, तो कहीं ना कहीं जब आप किसी दुकानदार को, ठीक है, पैसे देंगे तो बदले में वो आपको कोई सामान देगा जिसको आप टच कर सकते हो ना, सामान को कि नहीं कर सकते हो, बिल्कुल कर सकते हो। ठीक है, तो उसको बोलते हैं गुड्स। लेकिन एक डॉक्टर की अगर बात करें, एक टीचर की बात करें, एक बैंकिंग में जो जॉब कर रहा है ना, बैंकर जो है वो क्या करता है, सर्विसेज देता है आपको। ठीक है, मतलब कि आप डॉक्टर के पास जाएंगे, ठीक, पैसा लेगा, लेकिन बदले में आपको आपकी हेल्थ का वो जो भी बीमारी होगी वो ठीक करेगा, मतलब वो भी कहीं ना कहीं सर्विसेज दे रहा है। आप बैंकिंग के जो बैंकर हैं उनके पास जाएंगे तो भी क्या करेंगे, आपको सर्विसेज देंगे। एक टीचर जिसको आप पैसे देते हो तो बदले में वो क्या देता है, आपको सर्विसेज देता है, वहां पे आपको नॉलेज देता है। ठीक है, ये तो कोई सामान नहीं दे रहा आपको, आप पैसे दे रहे, तो ऐसा थोड़ी कि पैसे दे रहे बदले आपको एक ज्ञान पकड़ा रहा है हाथ में, लो भैया ज्ञान लो, ऐसा तो नहीं है ना। ये आपको ज्ञान दे रहा है, आपको आगे बढ़ने में हेल्प कर रहा है। ठीक है, तो ये उसका सर्विसेज हो गया। ठीक, होप सो आपको गुड्स और सर्विसेज में समझ में आया होगा डिफरेंस क्या है। गुड मतलब जिसको हम टच कर सकते हैं, वो चीजें जो हमें मिलती हैं, लाइक आप पैसा देते हैं उसके बाद वो चीजें हमको मिलेंगी, ठीक है, उसको आप टच कर सकते हो। लेकिन सर्विसेज जो आपको डॉक्टर देता है, जो टीचर देती हैं, जो एक बैंकर हो गया वो देता है, इसी तरीके से और भी चीजें हो सकती हैं, वो सर्विसेज कर आती है। ठीक, इज इट क्लियर, आगे बढ़ते हैं। 9, अगला टर्म आपका आता है दैट इज बताइए, वो कोई सा टर्म बताइए। हाँ, मैक्सिमम प्राइस। ठीक, अब मैक्सिमम प्राइस और मिनिमम प्राइस दोनों में क्या डिफरेंस होता है। ठीक, देखो, पहली बात याद रखना कि चाहे वो मैक्सिमम प्राइस हो
चाहे वो मिनिमम प्राइस हो, इसको सेट कौन करता है? इसको गवर्नमेंट ही सेट करती है हमारी। ठीक है, अगर हम मैक्सिमम प्राइस की बात करें तो एक लिमिट होता है जहां पे गवर्नमेंट सेट कर देती है और उसके ऊपर कोई भी सेलर प्राइस को नहीं बढ़ा सकता। ठीक है, तो उसको बोलते हैं मैक्सिमम प्राइस। मतलब कि मान के चलो कि ये टमाटर है और ये टमाटर का जो एक मैक्सिमम प्राइस हमारे गवर्नमेंट ने सेट कर दी कि हाँ इसका 5 रुपया होगा, तो कोई भी सेलर जो इस टमाटर को बेच रहा है वो इस 5 रुपये से ऊपर नहीं बढ़ सकता। ठीक है, उसे मैक्सिमम प्राइस बोलते हैं। इसी तरीके से अगर मिनिमम प्राइस की बात करें तो ये भी गवर्नमेंट सेट करती है। लाइक अगर कोई एक सामग्री है उसका इन्होंने सेट कर दिया 2 रुपया मिनिमम प्राइस होना चाहिए, तो इससे कम नहीं कर सकते। ठीक है, वो होता है आपका मिनिमम प्राइस। ठीक, समझ में आ गया? यहां तक कोई दिक्कत? चलिए आगे बढ़ते हैं। अगला एक टर्म आता है दैट इज वो आपका है दैट इज कॉस्ट और रिवेन्यू। दोनों में क्या डिफरेंस होता है बताइए? कॉस्ट और रिवेन्यू में क्या डिफरेंस होता है? जैसे अगर बात करें कि कोई एक कंपनी है, ठीक है, ये ये पेन को बनाती है। ठीक, ये कंपनी क्या करती है? पेन बनाती है। अब इस पेन को बनाने के लिए जो इसको कॉस्ट लग रहा है, जो इसको खर्च लग रहे हैं, वही होता है क्या? कॉस्ट। मतलब किसी चीज को प्रोड्यूस करने में जो लागत आ रही है वो क्या होता है? कॉस्ट होता है। फर्दर ये क्या किया? कंपनी पेन बना दिया, पेन को कहाँ बेचेगा? मार्केट में जाके बेच देगा। ठीक है, अब मार्केट में बेचने के बाद इसको जो मिलेगा वो क्या कहलाएगा? रिवेन्यू। ठीक है, इसी तरीके से अगर इंडिया क्या करती है? बहुत सारे सामग्री को इंडिया से बाहर एक्सपोर्ट करती है और बदले में क्या मिलता है उसको? रिवेन्यू मिलता है। ठीक है, समझ में आ गया? तो ये होता है आपका रिवेन्यू और कॉस्ट। होप सो समझ में आया होगा दोनों में डिफरेंस क्या होता है। एक बेसिक आइडिया बेस देना चाह रहा हूं आपको, डिटेल में हम लोग आगे पढ़ेंगे। ठीक है ना? चलिए अगला आपका आता है एक इंपॉर्टेंट सा टर्म है अपॉर्चुनिटी कॉस्ट। क्या होता है अपॉर्चुनिटी कॉस्ट? देखिए, जैसे मान के चलो कि आपका कल एग्जाम है। ठीक है, आज सुबह उठे और आपने पढ़ना स्टार्ट किया। अब कॉन्टिन्यूस पढ़ते रहे, रात में सोए भी नहीं और अब रात भर पढ़ते रहे और नेक्स्ट डे आप चले गए एग्जाम देने के लिए। क्या आप एग्जाम में अच्छा परफॉर्म कर पाओगे? क्योंकि आप रात भर सोए नहीं हो, आपका माइंड ऑलरेडी थका हुआ है, आपको नींद आ रही होगी, तो आप जाहिर सी बात है सब कुछ पढ़ने के बावजूद यहाँ पे आप उतना अच्छा परफॉर्मेंस नहीं कर पाएंगे। ठीक है, लेकिन एक बंदा क्या करता है? सुबह उठा, आराम से पढ़ाई किया और वो फिर रात में सो गया, फिर फर्दर वो क्या किया? एग्जाम देने चला गया। दैट मीन्स कि कहीं ना कहीं ये सोया, ये इसके लिए क्या था? अपॉर्चुनिटी कॉस्ट, जिसकी मदद से वो अगला दिन अच्छा परफॉर्म कर सकता है। ठीक है, तो अपॉर्चुनिटी कॉस्ट क्या होता है? इज द सेक्रीफाइस मेड इन द बेस्ट अल्टरनेटिव। मतलब एक चीज को हम सेक्रीफाइस कर देते हैं ताकि दूसरा चीज हमारा जो अल्टरनेटिव में है वो बेस्ट हो सके। ठीक है, जैसे अगर आपके पास एक लिमिटेड पैसा है, मान के चलिए 5 रुपया है। ठीक है, अब इस 5 रुपये से आप या तो मूवी देख लो या तो फिर आप पिज्जा खा लो। ठीक है, आप क्या करेंगे? ठीक है, अगर आप मूवी देखेंगे तो जाहिर सी बात है पिज्जा नहीं आप अफोर्ड नहीं कर पाओगे, अगर पिज्जा खाओगे तो मूवी अफोर्ड नहीं कर पाओगे, तो जाहिर सी बात है आप पिज्जा की तरफ जाएंगे। क्योंकि बताया ना कि हम यहाँ पे क्या करते हैं? एक चीज को सेक्रीफाइस कर दें ताकि दूसरा चीज अल्टरनेटिव में है वो कहीं ना कहीं हमें बेस्ट मिले। तो हमने इसको सेक्रीफाइस कर दिया, आप इसको खा लेंगे तो कहीं ना कहीं आपको एनर्जी मिल जाएगी, आपके जो पेट है, जो भूख है वो भी शांत हो जाएगा। ठीक है, तो ये इससे ज़्यादा है अच्छा है कि नहीं? तो इससे बोलते हैं हम अपॉर्चुनिटी कॉस्ट। ठीक है, सिंपल से याद रखना कि हम एक चीज़ को सेक्रीफाइस करते हैं ताकि जो अल्टरनेटिव में है वो बेस्ट मिल सके। ठीक, समझ में आ गया? कोई दिक्कत? आगे बढ़ें। चलिए नो, इसको हम इरेज करते हैं। ठीक है, नो, एक आप देखे होंगे कि कॉस्ट की अगर थोड़ा सा हम बात करें, ठीक है, तो आपको पता है कि दो टाइप का कॉस्ट होता है, वेरिएबल कॉस्ट और फिक्स्ड कॉस्ट। ठीक है, तो देखिए अगर वेरिएबल कॉस्ट की बात करें तो अगर मैं आप एक कंपनी खोले हो, ठीक है, इस कंपनी में मान के चलो एक दो टाइप के आपने लेबर रखा है। ठीक, एक वो लेबर है जो फिक्स्ड है,
ठीक है, आप काम कराओ चाहे मत कराओ, आपको उसको पैसा देना पड़ेगा। ठीक है, और एक लेबर रखे हो, मतलब एक टेम्पररी लेबर रखे हो, इसको क्या कर रहे हो आप, डेली का पेमेंट कर रहे हो। ठीक है, तो अब कहीं ना कहीं यहाँ पे आप देखेंगे तो जो लेबर आप परमानेंट रखे हो, फिक्स रखे हो, उसको आप कॉन्टिन्यूस सैलरी दे रहे हो। ठीक है, चाहे वो काम करे ना करे, या फिर सब जितना भी काम करा लो वो आपका फिक्स्ड है। ठीक है, इसी तरीके से जो आपका टेम्पररी है उसको आप जब मन चाहो तो निकाल भी सकते हो, जो जब जैसे काम करेगा उसको उसके अकॉर्डिंग पैसा दिया, फिर उसको आपने निकाल दिया। इसी तरीके से मैं आप बता समझाता हूँ एक एग्जांपल। जैसे आप अगर इस कंपनी को एक कहीं ना कहीं जमीन लेके बनाए होंगे, तो ये जमीन का जो इंटरेस्ट है, ठीक है, जो इनका रेंट है बोल सकते हो, वो फिक्स है। आप मशीन जो लिए होंगे उसका इंटरेस्ट है वो फिक्स्ड है। ठीक है, उतना आपको पेमेंट करना पड़ेगा पर मंथ। ठीक है, लेकिन जो आप लेबर रख रहे हो, जो इनपुट यूज कर रहे हो, वो क्या है, वेरिएबल है, वो फिक्स तो नहीं है ना। आप कोई इनपुट 5 रुपये में खरीद रहे होंगे, कोई 10 रुपये में खरीद रहे होंगे। ठीक है, कुछ समय बाद खरीद रहे होंगे तो इसी का दाम 6 रुपया हो गया होगा। तो ये आप इनपुट जो ले आ रहे हो फैक्ट्री के अंदर, वो क्या आपका वेरिएबल है, जो लेबर लेके आ रहे हो वो वेरिएबल है। ठीक है, लेकिन जो आप मशीनरी खरीदे हो उसमें जो इंटरेस्ट लग रहा है, जहां पे आप घर फैक्ट्री बनाए हो उसमें जो जमीन का चार्ज लग रहा है, वो क्या है आपका फिक्स्ड है। ठीक है, तो वो सब समझ आ गया होगा आपको कि वेरिएबल कॉस्ट जो वेरी करता है, फिक्स्ड कॉस्ट जो कि आपका फिक्स होता है। ठीक है, इसी तरीके से दो कॉस्ट और होते हैं आपके, एक होते हैं मार्जिनल कॉस्ट और एक होता है एवरेज कॉस्ट। तो एवरेज कॉस्ट तो सिंपल सी बात है भाई कि पर यूनिट जो आपका कॉस्ट आ रहा है वो आपका एवरेज कॉस्ट के अंदर आता है। लेकिन अगर मार्जिनल कॉस्ट की बात करें, जैसे मान के चलो कि गुड ए है, ठीक है, और ये क्या है आपका गुड बी है। ठीक, गुड ए को हम स्टार्टिंग में कंज्यूम कर रहे थे, ठीक है, लेकिन गुड बी को कंज्यूम नहीं कर रहे थे। आफ्टर सम टाइम के बाद हमने क्या किया, सोचा कि नहीं गुड बी को भी कंज्यूम करना चाहिए, तो गुड बी को कंज्यूम करने के लिए हम गुड ए को क्या करेंगे, कम कर देंगे। लाइक आप इसको 20 यूनिट आप यूज करने लगे तो यहाँ पे 1 यूनिट बढ़ गया, बढ़ाओगे ना। तो भाई इसको आपने चाहा कि स्टार्टिंग में क्या किया कि आप गुड ए को कंज्यूम कर रहे थे, गुड बी को छोड़ दे रहे थे। ठीक है, हमको नहीं चाहिए। आफ्टर सम टाइम के बाद आप इसको चाहे कि नहीं थोड़ा सा इसको हम यूज करते, तो इसको आप यूज करेंगे तो कहीं ना कहीं इसको आपको रिड्यूस करना पड़ेगा। तो आपने 1 यूनिट रिड्यूस किया और यही 1 यूनिट क्या कहलाएगा आपका, दैट इज एमओसी। ठीक है, मार्जिनल कॉस्ट। ठीक, एमसी बोल सकते हो आप, मार्जिनल कॉस्ट। ठीक है, समझ में आ गया, कोई दिक्कत? चलिए यहाँ तक होप सो गाइस आपको समझ में आया होगा। चलिए अब हम फर्दर अपने सब्जेक्ट की तरफ मूव करते हैं। इकोनॉमिक्स जो जितने टर्म थे ना, कहीं ना कहीं अब आपको वो समझ में आएंगे। अच्छा, एक टर्म और बच गया आपका, स्कार्सिटी। स्कार्सिटी क्या होता है, एनीवन बताइए, स्कार्सिटी क्या होता है? देखिए, स्कार्सिटी कहीं ना कहीं आपको टर्म से क्लियर होगा भैया, कहीं ना कहीं ये इंडिकेट कर रहा है किसको लेके, कमी होना। ठीक है, आपको पता है कि ह्यूमन का जो वांट है, जो नीड है, वो अनलिमिटेड है भाई। हमारे पास अगर बाइक नहीं है तो हम चाहते हैं बाइक आ जाए, बाइक आ जाएगा तो फर्दर कुछ टाइम के बाद मन करेगा भैया कार खरीद लेते हैं। फिर जब कार आ जाएगा तो भैया हमें क्या चाहिए, लग्जरी कार चाहिए, लाइक फॉर्चूनर, मर्सिडीज चाहिए। अगर ये आ जाएगा तो फिर हमें भैया एक अच्छा खासा मकान, मतलब महल चाहिए। तो कहीं ना कहीं हमारी जो डिजायर है वो खत्म नहीं होती, लेकिन हमें क्या करना होता है, देखना पड़ता है हमारे पास रिसोर्सेज क्या हैं, अवेलेबल है कि नहीं है। मतलब हमारे पास रिसोर्सेज लिमिटेड है। ठीक है, अनलिमिटेड रिसोर्सेज नहीं, आपके पास पैसे लिमिटेड हैं। आप चाह के भी, मतलब मुझे मन करता है कि चलो हम एरोप्लेन खरीदते हैं, लेकिन क्या उतना रिसोर्सेज है आपके पास, नहीं है, लिमिटेड है। ठीक है, तो क्या होता है आपका स्कार्सिटी। नो, चलिए तो अब हम फाइनली आते हैं अपने सब्जेक्ट के ऊपर जो हमारा इकोनॉमिक्स है। देखिए यहाँ पे आता है कि भैया इकोनॉमिक्स क्या होता है। पहले आपको पता है फादर ऑफ इकोनॉमिक्स कौन है, आपको पता होना चाहिए, एडम स्मिथ जो है वो फादर ऑफ इकोनॉमिक्स है। ठीक है, अब यहाँ पे इकोनॉमिक्स बोल सकते हो, जैसे आपको पता है कि हमारे पास जो रिसोर्सेस हैं वो क्या है, लिमिटेड है, और उसी लिमिटेड रिसोर्सेस को हमें अच्छे तरीके से मैनेज करते हुए यूज करना है, ताकि हम अपने लाइफ को अच्छे तरीके से सस्टेन कर सके। ठीक है, तो सिंपल सी बात है, ये हमारा साइंस है, बोल सकते हो कि इकोनॉमिक्स एक तरह का साइंस है जहां पे हम स्कार्सिटी के बारे में स्टडी करते हैं। ठीक है, देखो यहाँ पे क्या बोलता है कि फॉर द यूज ऑफ रिसोर्सेज, प्रोडक्शन ऑफ गुड्स एंड सर्विसेज, ग्रोथ, प्रोडक्शन, वेलफेयर ओवर टाइम। ठीक है, मतलब
कहीं ना कहीं ये रिसोर्सेज से, प्रोडक्शन ऑफ गुड्स एंड सर्विसेज से, ग्रोथ एंड प्रोडक्शन से, वेलफेयर से ये डील करता है। और ये हमें सिखाता है कि भैया हमारे पास जो रिसोर्सेज हैं, जो अवेलेबल रिसोर्सेज हैं, वो कहीं ना कहीं लिमिटेड है, ठीक है, और उसको हमें अच्छे तरीके से, है ना, इफिशियंट वे में यूटिलाइज करना है, ताकि हम अपने इकोनॉमिक के साथ साथ, ठीक है, अपने लाइफ को और जितने भी यहाँ पे लोग रह रहे हैं उनकी जरूरतों को पूरा कर सकें। दैट मीन्स कि इकोनॉमिक्स क्या है, एक तरह का मैनेजमेंट है, ठीक है, जिसमें हम जो लिमिटेड रिसोर्सेस है उसको यूज अच्छे तरीके से यूज करके इकोनॉमिक और अपने लिविंग स्टैंडर्ड जितने भी लोग रह रहे हैं उनको क्या करते हैं, मुहैया कराते हैं या फिर उसकी लाइफ को फुलफिल करते हैं। नहीं समझ आया, डेफिनेशन क्लियर नहीं हुआ, चलिए एग्जांपल से लेते हैं। क्या आपको पता है रिसेंट में एक कपल थे, उनको नोबेल प्राइज मिला है, ठीक है, क्यों मिला वही बताओ। उन्होंने बताया था कि इस जगह, इस दुनिया में सबसे अच्छा एक जो इकोनॉमिक्स बोल सकते हो वो कौन होता है, एक लेबर होता है। कैसे, आपको पता है एक लेबर मान के चलो कि 100 रुपया कमा रहा है दिन का। अब इसी 100 रुपये से वो क्या करेगा, अपने जरूरत के सामान जो भी उसको चाहिए होंगे वो रखेगा। तो मान के चलो इसमें उसका 80 रुपया, मान के चलो 20 रुपया वो यूज कर लेगा अपने डेली का जो नीड है उसके लिए, ठीक है। कुछ पैसा अब वो अपने इलाज में ले जाएगा, कुछ पैसे वो सेविंग करेगा, ठीक है, कुछ पैसे बच्चों की पढ़ाई के लिए देगा। तो सोचिए, मतलब इसके पास क्या है, लिमिटेड रिसोर्सेस है, और इसी को ये इफिशिएंट वे में यूज कर रहा है ताकि अपने लाइफ को ये फुलफिल कर सके, अपने जो भी इनके नीड है वो फुलफिल कर सके। दैट इज इकोनॉमिक्स, ठीक है। मतलब सिंपल सी माइंड में मतलब रखना कि ये वो सब्जेक्ट है जहाँ पे हमें ये सिखाती हैं कि चीज़ों को किस तरीके से मैनेज करना है, ठीक है, किस तरीके से हम मैनेजमेंट करेंगे ताकि हमारी जो नीड है, जो लोग रह रहे हैं उनकी नीड है वो पूरा हो सके, ठीक है। समझ में आ गया, चलिए आगे बढ़ते हैं। होप सो आपको इकोनॉमिक्स क्या होता है वो समझ में आया होगा। अब गोल ऑफ इकोनॉमिक्स क्या है भाई, सिंपल सी बात है कि जो लोग यहाँ रह रहे हैं उनके लिविंग कंडीशन को इम्प्रूव करना, ताकि वो हर डे, मतलब सिंपल सी बात है ना यार, कि जो लिविंग कंडीशन है यहाँ जो लोग रह रहे हैं उनको इम्प्रूव करना, इनका इकोनॉमिक्स का सिंपल सा गोल होता है। अब यहाँ पे दो टर्म आता है, एक आपका आता है दैट इज इकोनॉमिक्स और इकोनॉमी। देखिए, अगर हम इकोनॉमिक्स की बात करें तो ये ओवरऑल बात करता है, ठीक है, पूरा ये ऑल ओवल ग्लोबली बात करता है। लेकिन इकोनॉमी की बात करें तो ये एक फिक्स बाउंड्री की बात करता है। अगर बात करें तो ये इंडियन इकोनॉमी हो सकता है ना, ये केवल इंडिया की बात करेगा, है ना। ये हो सकता है एक डिस्ट्रिक्ट का भी हो सकता है, एक स्टेट का भी इकोनॉमी हो सकता है ना। मतलब ये एक फिक्स पार्टिकुलर एरिया की बात करता है, लेकिन इकोनॉमी पूरा ऑल ओवर वर्ल्ड को लेके बात करता है, ठीक। यही कॉमन डिफरेंस है दोनों में, इकोनॉमिक्स में और इकोनॉमी में। तो जब भी हम बोलते हैं ना इंडियन इकोनॉमी, मतलब वो सिर्फ इंडिया की बात, इकोनॉमी की बात कर रहा है, ठीक है। लेकिन अगर इकोनॉमिक्स की बात कर रहा है तो कब इकोनॉमिक्स में मतलब क्या हुआ, किसको नोबेल प्राइज मिला, मतलब हम कहीं ना कहीं पूरा का पूरा इकोनॉमिक्स इसमें शामिल कर देते हैं, चाहे वो आपका इनर हो चाहे वो आउटर हो आपका, ठीक है। समझ में आ गया, कोई दिक्कत नो, ये कॉमन डिफरेंस था दोनों में। नो, अब हम बात करते हैं, एक आपके वैज्ञानिक थे, है ना, इकोनॉमिक्स बोल सकते हो, न्यूनल रॉबिन्स, ठीक है। इन्होंने स्कार्सिटी डेफिनेशन दिया था इकोनॉमिक्स का, है ना। 1932 के अंदर इनका एक लिटरेचर पब्लिश हुआ था, एन एसे ऑन द नेचर एंड सिग्निफिकेंस ऑफ इकोनॉमिक साइंस, ठीक है, याद रखिएगा, पूछा जाता है एग्जाम के अंदर। इन्होंने ये बताया था कि वही बात डिजायरेबल, कि ह्यूमन का जो नीड है, जो चाहत है वो अनलिमिटेड है, लेकिन हमारे पास रिसोर्सेज जो हैं वो लिमिटेड हैं, और उसी लिमिटेड रिसोर्सेज का यूज करते हुए हमें अपनी लाइफ को आगे बढ़ानी है, ठीक है। तो ये इनका डेफिनेशन था। तो भाई पूछा जाता है कि स्कार्सिटी डेफिनेशन किसने दिया था, तो न्यूनल रॉबिन्स ने दिया था। चलिए आगे बढ़ते हैं। अब अगर बात करें ब्रांचेस ऑफ इकोनॉमिक्स, तो आपको पता है इकोनॉमिक्स के दो ब्रांचेस हैं, एक है आपका माइक्रो इकोनॉमिक्स और एक है आपका मैक्रो इकोनॉमिक्स। माइक्रो की बात करें तो आपको पता है माइक्रो मतलब होता है आपका छोटा, मतलब एक सर्टेन, मतलब एक फिक्स वे में बात करेगा। जैसे
एक किसी एक इंसान की पर्सनल इनकम क्या है, मतलब इंडिविजुअली बात कर रहा है, ठीक है। एक फिक्स मतलब एक सर्टेन लेबर को लेके बात करेगा, है ना। एक हाउस होल्ड मतलब एक फैमिली की बात करेगा, है ना। इंडिविजुअल प्राइसेस की बात करेगा, है ना। कोई गुड्स के मतलब सिम उनके सप्लाई मतलब कि किसी पार्टिकुलर गुड्स के रिगार्डिंग वो बात करेगा। लेकिन अगर हम मैक्रो की तरफ चले जाएंगे तो मतलब होता है बड़ा, ये होता है बड़ा, ठीक है। तो ये पूरा इनकम नेशनल इनकम को लेके बात करेगा। यहाँ पे इंडिविजुअल इनकम बात कर रहा था, लेकिन ये पूरा का पूरा नेशन को शामिल कर लेगा, क्योंकि ये मैक्रो इकोनॉमिक्स है, ठीक है। यहाँ पे टोटल एम्प्लॉयमेंट की बात करेगा, कितने लोग हमारे एम्प्लॉयड हैं, कितने लोग अनएम्प्लॉयड हैं। तो ये पूरा ऑल ओवर नेशन को लेके बात कर रहा है, ठीक है। ये पूरा एग्रीगेट को लेके चलेगा, ठीक है। केवल एक फैमिली को लेकर नहीं चलेगा, पूरा का पूरा ओवरऑल ये डिसीजन बनाएगा और उसके लिए काम करेगा, ठीक है। यहाँ पे पूरा का पूरा ओवरऑल प्राइसेस को लेके काम करेगा, ठीक है। किसी इंडिविजुअल प्राइसेस को लेके नहीं काम करता है, ओवरऑल लेके बात कर रहा है, ठीक है। दैट मीन्स कि आप यहाँ से चीज नोटिस किए होंगे कि माइक्रो इकोनॉमिक्स जो है वो डील करता है इंडिविजुअली, ठीक है। या किसी फैमिली को लेके बात करेगा या उसके पर्सनली लेके बात करेगा, ठीक है। एक सिंपल एक सोसाइटी की बात लेके बात करेगा। लेकिन मैक्रो इकोनॉमिक्स पूरा का पूरा नेशन को लेके बात करता है, चाहे वो लेबर हो, चाहे वो उनकी एम्प्लॉयमेंट हो, पूरा का पूरा ये नेशन को शामिल कर लेगा, ठीक है। समझ में आ गया दोनों में डिफरेंस क्या होता है। नौ, अब हमको माइक्रो इकोनॉमिक्स नहीं पढ़ना, यहाँ पे हमें मैक्रो इकोनॉमिक्स पढ़ना है डिटेल में, तो आपको पता होना चाहिए। देखिए मैक्रो इकोनॉमिक्स के फादर कौन है? जॉन मिनार्ड केन्स, शॉर्ट में JM केन्स लिखा होता है, ठीक है। इनका एक बुक था द जनरल थ्योरी ऑफ एम्प्लॉयमेंट इंटरेस्ट एंड मनी, जो 1936 में क्या हुआ था, पब्लिश हुआ था, ठीक है। इनका देखिए ये इतना ज़्यादा इनका स्टेटमेंट फेमस हुआ, इनके पहले ये लोग मानते थे कि अगर कोई इंसान बेरोजगार है तो वो अपने कर्तव्यों से बेरोजगार है, क्योंकि उसको काम करना में इंटरेस्ट नहीं आता है। किसी के पास पैसे हैं भाई, तो वो इसलिए पैसे उसके पास है क्योंकि वो मेहनती है, कहीं ना कहीं उन्होंने काम करा और उनको पैसे मिले, इसलिए आज वो अमीर है। तो उनसे पहले ऐसे मानते थे लोग, ठीक है। जब इनका थ्योरी आया है ना जेम केंट का, तो इन्होंने बताया कि नहीं, ऐसा कुछ जरूरी नहीं है कि कोई इंसान अगर बेरोजगार है, उसके पास काम नहीं है, तो ऐसा मतलब नहीं है कि भैया वो काम करना ही नहीं चाहता है भाई, रीजन और भी कुछ हो सकते हैं, ठीक है। तब जाके फिर इनके बातों पे फोकस किया गया और फाइनली इनकी बातों को थोड़ा सीरियस में लिया गया, और उसके बाद आज भी हम इन्हीं की थ्योरी को यूटिलाइज करते हैं, ठीक है। तो इन्होंने बताया था कि भाई किस तरीके से फुल एम्प्लॉयमेंट हम जनरेट कर सकते हैं, ठीक है। और इनका एक इन्होंने क्या बताया, तो ध्यान सुनना, ठीक है। इन्होंने क्या बताया कि भाई आप ऐसा करो कि जो अमीर आदमी हैं, जो अमीर हैं, उनसे टैक्स लो और उसी टैक्स को हम जो गरीब है उनके लिए लगाओ, उनके डेवलपमेंट में के लिए काम करवाओ, इकोनॉमिक डेवलपमेंट के लिए काम में ले आओ, ठीक है। मतलब कि भाई सिंपल सी बात है कि जो अमीर हैं उनसे पैसे लीजिए एज अ टैक्स फॉर्म में, और फर्दर उसको इन गरीबों के डेवलपमेंट में लगाइए, अपने देश के विकास में लगाइए। तो ये इन्हीं का वो थ्योरी था, ठीक है। साथ में उन्होंने प्राइस स्टेबिलिटी के बारे में भी बातें की थी, ठीक है। तो याद रखिएगा ये चीज़ें इंपॉर्टेंट हैं। और इन्होंने एक टर्म दिया था एनिमल स्पिरिट। व्हाट इज एनिमल स्पिरिट? इमोशन, ठीक है। दैट मीन्स कि आपको पता है कि अगर हमारे वर्ल्ड में अगर वार होने वाला है तो लोग इमोशनली क्या होते हैं कि नहीं, क्या पता पैसा लोग इन्वेस्ट नहीं करना चाहेंगे, क्यों? क्योंकि पैसा इनका कहीं डूब ना जाए, ठीक है। तो लोग इमोशनली, अगर इमोशनली खुश हैं, सब कुछ बढ़िया है, तो लोग पैसा स्पेंड करते हैं मार्केट में अंदर। लेकिन अगर लोग इमोशनली उनको लग रहा है नहीं भैया वार होने वाला है, सब कुछ खत्म हो जाएगा, तो वो पैसा इन्वेस्ट नहीं करेंगे, ठीक है। तो ये कहीं ना कहीं इन्होंने बताया था कि एनिमल स्पिरिट जो कि हमारा इमोशन के साथ खेलता है, भैया इमोशनली हम अच्छे हैं तो पैसा हम स्पेंड करेंगे मार्केट में, अगर नहीं है तो पैसा हम इन्वेस्ट नहीं करेंगे, ठीक। समझ में आ गया? तो ये था आपका मिनार्ड केन्स की कहानी, जो कि इंपॉर्टेंट थी और इनको हम आज भी लेके चलते हैं। नो, अगला बात करते हैं फैक्टर ऑफ प्रोडक्शन। देखिए फैक्टर ऑफ प्रोडक्शन क्या है, तो आपको पता है कि हम फैक्टर ऑफ प्रोडक्शन के अंदर लैंड, लेबर, कैपिटल, इंटरप्रेन्योरशिप, 4 चीज़ों को शामिल करते हैं। लैंड की बात करें तो वो आपका एग्रीकल्चर लैंड हो सकता है,
ठीक है, जहां से आप कुछ ना कुछ इनपुट लेके आ रहे हो। ठीक है, लेबर की बात करें तो लेबर जब भी हम बोलेंगे तो आपके मन में आएगा कि भैया लेबर इसको बोलेंगे जो कि मतलब ईटा धोने का काम करता है, नहीं। अगर मैं पढ़ा रहा हूँ तो मैं भी लेबर लगा रहा हूँ, मतलब मैं भी अपना एफर्ट लगा रहा हूँ। ठीक है, अगर कोई इंसान डॉक्टर अगर कोई काम कर रहा है, इलाज कर रहा है, तो भी अपना एक लेबर लगा रहा है, अपना एक एफर्ट लगा रहा है। ठीक है, अगर कोई टीचर पढ़ा रहा है, अगर कोई बैंकर जो है वो बैंकिंग जॉब आपको बैंकिंग फैसिलिटी प्रोवाइड कर रहा है, तो भी एक तरह का एफर्ट लगा रहा है। ठीक है, वो भी एक लेबर दे रहा है। तो ये होता है लेबर। लेबर का मतलब ये मत समझना कि जो ईटा धोते हैं, जो काम करते हैं वो लेबर होते हैं, नहीं। जो भी आप एफर्ट लगा रहे हो वो लेबर होता है। कैपिटल की बात करें तो ये मशीनरी, मतलब कि आप पैसे आपके पास हैं, आप पैसे से क्या किए, आप मशीनरी खरीद लिए, तो ये क्या होता है, कैपिटल होता है। ठीक है, इंटरप्रेन्योरशिप, इंटरप्रेन्योरशिप भाई इसके बिना तो हमारा कुछ चलेगा ही नहीं। आप सारा चीज किए, आप फिर इंटरप्रेन्योरशिप आपने स्टार्ट किया, जहां से आपका फिर इनकम हो रहा है, प्रॉफिट हो रहा है आपको। ठीक है, समझ में आ गई बातें। तो ये होता है फैक्टर ऑफ प्रोडक्शन जी। तो आपको पता होना चाहिए कि फैक्टर ऑफ प्रोडक्शन हमारा 4 होता है, लैंड, लेबर, कैपिटल, एंटरप्रेन्योरशिप। ठीक, चलिए आगे बात करते हैं। अगला आता है आपका फैक्टर पेमेंट। अब देखिए, अभी क्योंकि यहाँ ऊपर आप देखिए कि भाई लैंड, लेबर, कैपिटल ये सब है, तो इनको ये काम करेंगे तो बदले में इनको कुछ मिलेगा कि नहीं मिलेगा। भैया हम अगर कोई काम कर रहे हैं तो बदले में मुझे कुछ तो मिलना चाहिए ना। अगर लेबर कोई वर्क कर रहा है उसको तो भाई पैसा मिलना चाहिए। तो ये होता है उनका फैक्टर ऑफ पेमेंट। तो भैया रेम्यूनरेशन मतलब जो हम कोई काम कर रहा है तो उसको जो हम पेड करते हैं, ठीक है, वो क्या कहलाता है, फैक्टर पेमेंट कहलाता है। जैसे अगर कोई लेबर काम कर रहा है तो उसको हम वेजेस देते हैं, मतलब उनको हम पैसे देते हैं। अगर हम लैंड हमारा है तो वहां पे हम क्या देते हैं, रेंट देते हैं। अगर कोई मशीनरी है तो उसके बदले हम क्या देते हैं, इंटरेस्ट देते हैं। अगर इंटरप्रेन्योरशिप है तो क्यों खोला है भैया, प्रॉफिट कमाने के लिए। ठीक है, समझ में आया भाई क्या डिफरेंस होता है। हाँ, कई बार एग्जाम में पूछा है तो ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन कि लैंड के बदले हम फैक्टर ऑफ पेमेंट में क्या देते हैं, तो रेंट। ठीक है, और कैपिटल में इंटरेस्ट देते हैं, इंटरप्रेन्योरशिप में प्रॉफिट देते हैं। तो ये क्या हो गया, फैक्टर ऑफ पेमेंट। ठीक है, ये काम कर रहे हैं, इनके बदले में इनको ये मिल रहा है। ठीक, समझ में आ गया। चलिए आगे बढ़ते हैं। नाउ इकोनॉमिक एजेंट की बात करें तो इकोनॉमिक एजेंट क्या होते हैं। इकोनॉमिक एजेंट इन एन एंटिटी दैट इंगेज्ड इन इकोनॉमिक एक्टिविटीज, मतलब ये वो एजेंट होते हैं जो इंगेज होते हैं इकोनॉमिक एक्टिविटीज में, जैसे बाइंग में, सेलिंग में, प्रोड्यूसिंग ऑफ गुड एंड सर्विसेज में। ठीक है, ये इसमें क्या होते हैं, इन्वॉल्व होते हैं। अब ये आपके 4 होते हैं, इंपॉर्टेंट है, पूछा जाता है एग्जाम के अंदर। देखिए इकोनॉमिक एजेंट 4 होते हैं। एक होते हैं आपके इंडिविजुअल, जिसको हाउस होल्ड बोल देते हैं, बिजनेस या फार्म बोल दीजिए, गवर्नमेंट बोल दीजिए, और एक्सटर्नल सेक्टर बोल दीजिए। अब जो हाउस होल्ड होते हैं, जो इंडिविजुअल हैं, ऐसा माना जाता है कि ये एक ही जगह पे रहते हैं और ये रिसोर्सेज को आपस में शेयर करते हैं। ठीक है, जैसे मान के चलिए आपने जब देखे होंगे कि आप मान के चलिए आप हॉस्टल में रह रहे हो, तो कुछ आप 2 इंसान रह रहे थे, तो कुछ ऐसी चीजें होंगी जो आप दोनों शेयर कर रहे होंगे एक दूसरे से। ठीक है, तो ऐसा माना जाता है। मोस्टली ये क्या होते हैं, कंज्यूमर होते हैं, जो कि जो भी चीजें हमने प्रोड्यूस करी हैं उनको ये कंज्यूम कर रहे हैं। ठीक है, वो होते हैं। बिजनेसमैन क्या होते हैं, बिजनेस फर्म क्या होता है, भैया ये प्रोड्यूस करता है, चीजों को प्रोड्यूस करता है ताकि ये प्रॉफिट अर्न कर सके। अगर कोई सुधा की बात करें, चलो सुधा डेयरी की बात करें, वो क्या कर रहा है, मिल्क सुधा डेयरी चीजों को ये प्रोड्यूस कर रहा है। क्यों कर रहा है, ताकि ये प्रॉफिट को अर्न कर सके। और इसी को फिर आप मान लो आप दूध ले आए अपने घर में चाय बनाने के लिए, तो आप क्या कर रहे हो, इस चीज को आप कंज्यूम कर रहे हो। ठीक है, तो आपका इसमें आ जाएगा। अब गवर्नमेंट की बात करें तो भैया गवर्नमेंट हमारे बहुत काम करती है, चाहे वो आपको अगर मान के चलो कि आपने ये सुधा जो है वो डेयरी सेक्टर, उन्होंने मान के चलो कि दूध बनाया या कुछ भी ऐसा कुछ बनाया, अब इसको ये मार्केट में सेल करना है, तो इसके लिए फैसिलिटी, रोड फैसिलिटी है ना, वो कौन करवाता है, गवर्नमेंट ही तो करवाता है ना। तो ये प्राइस स्टेबिलिटी हो, चाहे इकोनॉमिक ग्रोथ हो, चाहे वो कोई बिजनेस को रेगुलेट करना हो, चाहे वो कोई भी पब्लिक गुड्स एंड सर्विसेज हो, तो उसमें ये इंपॉर्टेंट रोल प्ले करती है। ठीक है, और एक्सटर्नल सेक्टर के अंदर क्या आ जाएगा, मान के चलो कि जो हमारे इंडिया में नहीं है, हाँ इंडिया से
इंडिया में इंपोर्ट करवा देते हैं, हम ऑयल को इंडिया में इंपोर्ट करवाते हैं और जो इंडिया में है उसको बाहर एक्सपोर्ट करवाते हैं, तो वो एक्सटर्नल सेक्टर के अंदर आ जाएगा। तो याद रखिएगा कि इकोनॉमिक एजेंट हमारा 4 होते हैं, हाउस होल्ड जिसको हम इंडिविजुअल बोलते हैं, बिजनेस जिसको फर्म, हाँ, या फिर गवर्नमेंट और एक्सटर्नल सेक्टर। जो आप कंज्यूम कर रहे हो वो इसके अंदर आ जाएगा, जो प्रोड्यूस कर रहे हैं ताकि अपना प्रॉफिट अर्न कर सके वो इसके अंदर आ जाएगा, जो गवर्नमेंट जो आपको फैसिलिटी प्रोवाइड कर रही है ताकि आप और अच्छे से बिजनेस को रेगुलेट कर सको वो गवर्नमेंट इसमें आ जाएगा। और जो इंडिया एक्सपोर्ट और इंपोर्ट जो हो रही है ना, जो हमारे इंडिया में नहीं है वो बाहर से मंगा रहे हैं, जो यहाँ पे ज़्यादा है उसको यहाँ से बाहर भेज रहे हैं, वो हमारे एक्सटर्नल सेक्टर के अंदर आ जाएगा। ठीक, इज इट क्लियर? नो, आगे बढ़ते हैं। इकोनॉमिक सिस्टम की अगर बात करें तो आपको पता है इकोनॉमिक सिस्टम क्या होता है। जो रिसोर्सेज हमने डेवलप करी हैं, जो प्रोडक्ट हमने क्या करी है, प्रोड्यूस करी हैं, उनको भाई हमको भेजना तो है, डिस्ट्रीब्यूट तो करना है ऑल ओवर इंडिया या ऑल ओवर कंट्री, तो उसमें हमारा इकोनॉमिक सिस्टम रोल प्ले करता है, जिसके अंदर टाइप्स ऑफ इकोनॉमी आता है। ध्यान से सुनना, टाइप्स ऑफ इकोनॉमी क्या क्या है, इंपॉर्टेंट है। देखो, पहला आता है ट्रेडिशनल इकोनॉमी। ट्रेडिशनल इकोनॉमी एक ओल्डेस्ट मॉडल हुआ करता था जो अब एग्जिस्ट नहीं करता है। ठीक है, ऐसा पहले लोग क्या करते थे, सोसाइटी में रहते थे, आपस में काफ़ी कनेक्ट रहते थे कि हाँ ये काम हम कर लेंगे, वो काम कब तुम करना, ये काम हम कर लेंगे। लेकिन आज ऐसा नहीं होता। और एक चीज़ और आपने देखा होगा कि मान के चलो कि पहले एक लोग ऐसा होता था ना कि ये राजा थे, इनका बेटा ही राजा बनेगा, फिर इसका बेटा राजा बनेगा, तो करेक्ट ट्रेडिशनल अप्रोच इन्होंने फॉलो कर रहे थे। ठीक है, जो अब एग्जिस्ट नहीं करता। याद रखिएगा, ट्रेडिशनल इकोनॉमी एक ओल्डेस्ट इकोनॉमी था जो अब एग्जिस्ट नहीं करता। अब समझिए कमांड इकोनॉमी। कमांड इकोनॉमी को हम गवर्नमेंट इकोनॉमी बोलते हैं, इसको हम सोशलिज्म भी बोलते हैं, इसको हम कम्युनिज्म भी बोलते हैं। तो इनके नेम आप याद रखिएगा। ठीक है, कि भैया कमांड इकोनॉमी आल्सो नोन एज गवर्नमेंट इकोनॉमी, सोशलिज्म या कम्युनिज्म बोलते हैं। और यहाँ पे पूरा मार्केट पे किसका कमांड होता है, गवर्नमेंट का कमांड होता है। अगर आप चाइना की बात करें, आपको पता है चाइना में आपका गूगल काम नहीं करता है, वहाँ पे उसका खुद का सर्च इंजन है। ठीक है, आपको पता है नॉर्थ कोरिया का जो भैंस नहीं बोल सकते, और जो नॉर्थ कोरिया का जो वो है ना, वो जो चाहता है भैया वही दिखाएगा, जो वो चाहे, मतलब वो जो चीज़ चाहेगा वही चीज़ करेगा। दैट मीन्स कि पूरा का पूरा इकोनॉमी पे किसका कंट्रोल है, वो उसका कंट्रोल है, वो जो चाह रहा है वही चीज़ें हो रही हैं। ठीक है, तो कहीं ना कहीं वो क्या होता है आपका कमांड इकोनॉमी। कमांड इकोनॉमी का सिंपल से मतलब है कमांड, मतलब को आपको कमांड कर रहा है, आपको उसी के अकॉर्डिंग चलना है। ठीक है, तो यहाँ पे पूरा का पूरा मार्केट पे किसका कमांड होता है, गवर्नमेंट का कमांड होता है। आप यहाँ कुछ भी खुद से नहीं कर सकते विदाउट परमिशन। ठीक है, लेकिन मार्केट इकोनॉमी क्या बोलते हैं, इसको हम प्राइवेट इकोनॉमी बोलते हैं, इसको हम कैपिटलिज्म भी बोलते हैं। तो याद रखिएगा, मार्केट इकोनॉमी इज आल्सो नोन एज प्राइवेट इकोनॉमी और कैपिटलिज्म। ठीक है, यहाँ पे आपका गवर्नमेंट इंटरवेंशन नहीं करती है, स्लाइटली करती है, लेकिन यहाँ पे गवर्नमेंट का कोई रोल नहीं होता। आप चाह रहे हो कि भैया आपको ई खोलना है, बिंदास खोल लीजिए, कोई दिक्कत नहीं है। ठीक है, तो याद रखिएगा, जहाँ पे वो मार्केट, जहाँ पे पूरा का पूरा, या फिर वो इकोनॉमी जहाँ पे पूरा का पूरा गवर्नमेंट का हाथ होता है, वो कमांड इकोनॉमी होता है। और जहाँ पे गवर्नमेंट का हाथ नहीं होता, कोई हस्तक्षेप नहीं होता, वो मार्केट इकोनॉमी है। ठीक है, अब मुझे बताइए, एक और आपका आता है मिक्स इकोनॉमी। और मिक्स इकोनॉमी एक वो इकोनॉमी है जहाँ पे प्राइवेट सेक्टर आप अपना खुद भी खोल सकते हो, कोई दिक्कत नहीं है, लेकिन आपको यहाँ पे गवर्नमेंट का रूल्स रेगुलेशन भी फॉलो करने पड़ेंगे। जैसे अगर मैं कोचिंग खोलूंगा तो कोचिंग मैं खुद खोल सकता हूँ, मेरी डिसीजन रहेगी, हम क्या पढ़ाना है क्या नहीं पढ़ाना है, ये मेरी डिसीजन रहेगी। यहाँ पे गवर्नमेंट का कोई हाथ नहीं है, लेकिन हमें फर्दर टैक्स भी पे करने पड़ेंगे, इनके रूल्स रेगुलेशन फॉलो करने पड़ेंगे। ठीक है, तो यहाँ पे देख पा रहे हो कि गवर्नमेंट का भी रोल है और हम खुद का भी अपना स्टार्टअप कर लिए हैं। यहाँ पे गवर्नमेंट अपना, हम डिसीजन मेरा होगा, सारा मेरा नॉर्म्स होगा कि हमको क्या करना है क्या नहीं करना है। ठीक है, तो ये मिक्स्ड इकोनॉमी होता है। मुझे बताइए इंडिया का इकोनॉमी कैसा है, क्या वो कमांड इकोनॉमी है, क्या वो मार्केट इकोनॉमी है, या फिर मिक्स्ड इकोनॉमी है? या ऑफकोर्स इंडिया के अंदर कमांड इकोनॉमी और मार्केट इकोनॉमी दोनों चलता है। यहाँ पे गवर्नमेंट आपके ऊपर उतना कंट्रोल नहीं करती है, हाँ, बट इसको आपके रूल्स फॉलो करने पड़ेंगे। लेकिन यहाँ पे आप खुद आप चाहते हो, जो भी चाहते हो अपने स्टार्टअप कर सकते हो, कोई रोक टोक नहीं है। ठीक है, और मैक्सिमम कंट्री जो है वो इसी को फॉलो करती है, मिक्स्ड इकोनॉमी को। ठीक है गाइस, तो आपको समझ में आया होगा कमांड इकोनॉमी, मार्केट इकोनॉमी और मिक्स्ड इकोनॉमी में डिफरेंस क्या होता है। चलिए आगे बढ़ते हैं। अब हम सेक्टर की बात करें। ठीक है, तो
इसको पढ़ा दूं कि रहने दूं? चलो पढ़ा देता हूँ, ठीक है। सेक्टर खत्म कर देते हैं आज हम लोग। देखो, आपको पता है कि हमारे पास 3 टाइप का सेक्टर होता है, तो ये क्लासिफिकेशन है तो आपको पता होनी चाहिए। देखिए, सबसे पहला क्लासिफिकेशन है ऑन द बेसिस ऑफ इकोनॉमिक एक्टिविटी, ऑन द बेसिस ऑफ एम्प्लॉयमेंट कंडीशन, ऑन द बेसिस ऑफ ओनरशिप, ठीक है। तो आपके लिए ये इंपॉर्टेंट हो जाता है, ये दोनों अब से आपको नॉलेज ले रखनी है बाद में, ठीक है। अब देखिए, प्राइमरी सेक्टर में क्या आता है, जैसे मान के चलो कि आप शुगर केन कल्टीवेट किए हो, ठीक है, ध्यान समझना, आप शुगर केन लगाए, ठीक है, तो ये शुगर केन आपका क्या आ जाएगा, प्राइमरी सेक्टर के अंदर आ जाएगा, ठीक है। अब फिर ये कहाँ चला गया, फैक्ट्री में, इसको आपने सेल कर दिया। अब यहाँ यहाँ फैक्ट्री में गया और चीनी बन गया, इसका शुगर बन गया, ठीक है। तो इसको इन्होंने क्या किया, प्रोसेसिंग कर दिया ना ये, तो प्रोसेसिंग क्या हो जाएगा, सेकेंडरी सेक्टर के अंदर आ जाएगा। और फाइनली फिर इसको आप क्या किए, मार्केट में बेच दिए, ठीक है, तो ये टर्सरी सेक्टर के अंदर आ जाएगा, ठीक है। कोई दिक्कत? तो प्राइमरी सेक्टर जहां पे हम चीजों को प्रोड्यूस करते हैं, जहां पे रॉ मटेरियल हमारा प्रिपेयर होता है, ये रॉ मटेरियल का यूज करके जो चीजों को प्रोसेसिंग करते हैं, ठीक है, वो सेकेंडरी सेक्टर हो गया। और जो प्रोसेसिंग करने के बाद फाइनली बेच देता है, वो टर्सरी सेक्टर हो गया, ठीक है, याद रखिएगा। अब टर्सरी सेक्टर जो है, अगेन ये 2 पार्ट में डिवाइड है आपका, ठीक है। ये बहुत कम लोग बताएंगे, लेकिन देखिए टर्सरी सेक्टर आपका अगेन 2 पार्ट में आपका डिवाइड होता है। एक होता है आपका क्वाटनरी सेक्टर, एक होता है क्विनरी सेक्टर। क्वाटनरी की बात करें तो यहाँ पे इसको हम नॉलेज इकोनॉमी बोलते हैं। क्या बोलते हैं, नॉलेज इकोनॉमी। किसको बोलेंगे भाई, पूछा जाता है, विच वन ऑफ द फ्लोइंग इज नोन एज नॉलेज इकोनॉमी। किसको बोलेंगे, क्वाटनरी सेक्टर को बोलते हैं, ठीक है। क्योंकि यहाँ पे टेक्नोलॉजिकल इनोवेशन करना हो या फिर कुछ रिसर्च करना हो, ठीक है, कुछ इंफॉर्मेशन अगर यूज करनी हो, कुछ टेक्नोलॉजी यूज करनी हो, तो ये सारे इसमें शामिल हो जाते हैं आपके, ठीक है। मतलब जितना भी आपको नॉलेज वाला काम करना है, जो कुछ इनोवेशन करना है, रिसर्च करना है, वो इस सेक्टर में हमारा शामिल हो जाता है। लेकिन अगर बात आ जाए डिसीजन मानने की डिसीजन लेना है कि हाँ यूज करना है नहीं करना है, जो भी आपके बड़े बड़े जो एडमिनिस्ट्रेटिव है, जो सर्विस, जो आपके जॉब्स हैं, जो ऑफिसर्स लोग हैं, वो इसमें बैठे हुए हैं, ताकि वो अगर आप बनाए हो तो उसको आगे यूज़ करना है नहीं करना है, वो कहीं ना कहीं डिसीजन मेकिंग का काम करते हैं, ठीक है। जैसे आप यूनिवर्सिटी के अंदर हमारा डीन होता है ना, बोलता है कि हाँ इसको यूज़ करवाओ नहीं करवाओ, तो एचओडी उसको फॉलो करवाता है। तो कहीं ना कहीं ये हमारा क्वाटनरी सेक्टर के अंदर आ जाएगा, ठीक है, समझ में आ गया। तो ये दोनों किसका टाइप है, दैट इज टर्सरी सेक्टर का ही टाइप है आपका। देखिए, प्राइमरी सेक्टर के अंदर आपका एग्रीकल्चर आ सकता है, एग्रीकल्चर लैंड आ सकता है, माइनिंग भी आ सकता है, जहाँ से आप कोयला निकाल रहे हो वहां से भाई निकल रहा है ना रॉ मटेरियल। आपका फॉरेस्ट्री हो सकता है, ग्रेजिंग हो सकता है, हंटिंग हो सकता है, गैदरिंग हो सकता है, फिशिंग हो सकता है, क्वेरिंग हो सकता है। तो ये सारे क्या आपके प्राइमरी सेक्टर के पार्ट हैं। और इनका यूज करके अगर आप मेटल वर्किंग कर रहे हो, स्मेल्टिंग कर रहे हो, मतलब उसको प्रोसेसिंग कर रहे हो, है ना, मोबाइल प्रोडक्शन कर रहे हो, टेक्सटाइल प्रोडक्शन कर रहे हो, तो कहीं ना कहीं उसको प्रोसेस कर रहे हो, तो सेकेंडरी सेक्टर के अंदर प्रोसेसिंग होता है। और फाइनली आप इसको बना के, मतलब आप कार बना दिए, जो बना दिए, और फाइनली उसको फिर मार्केट में सेल कर रहे हो, ठीक है, तो किसके अंदर आता है, वो टर्सरी सेक्टर के अंदर आता है, ठीक है ना, समझ में आ गई बातें। अब इसी तरीके से अगर बात करें तो एम्प्लॉयमेंट के बेसिस पे 2 होता है, ऑर्गेनाइज सेक्टर और अनऑर्गेनाइज सेक्टर। ऑर्गेनाइज सेक्टर का मतलब क्या हो गया, जहां पे आपको प्रॉपर फिक्स आपका टाइम पे सैलरी मिल रहा है, आपको फिक्स 9 से 5 जॉब है, वो आपका ऑर्गेनाइज सेक्टर है। अनऑर्गेनाइज का मतलब जहां पे आप खुद का खोले हुए, कोई टाइमिंग नहीं है, वो आपका अनऑर्गेनाइज सेक्टर होता है। ऑन द बेसिस ऑफ ओनरशिप, जहां पे पूरा का पूरा पब्लिक का हाथ होता है ना, मतलब गवर्नमेंट का हाथ होता है, वो पब्लिक सेक्टर होता है। और जहाँ खुद पर्सनली आपका खुद का डिसीजन होता है, वो प्राइवेट सेक्टर होता है। और जो दोनों का कॉम्बिनेशन होता है, उसको ज्वाइंट सेक्टर बोलते हैं, ठीक है। ये बातें आप याद रखिएगा, जो बेसिक चीज़ें थी इनमें आपको पता होनी चाहिए। नेक्स्ट लेक्चर में गाइस हम डिस्कस करेंगे गुड्स के बारे में। भाई अलग टाइप के गुड्स होते हैं, इकोनॉमिक गुड्स होते हैं, फ्री गुड्स होते हैं, इंटरमीडिएट गुड्स होते हैं, कैपिटल गुड्स होते हैं। तो ये क्या होते हैं हम नेक्स्ट लेक्चर में डिस्कस करेंगे। तो इतनी बातें आज जो मैंने आपको बताई, इनमें कहीं भी डाउट होगा आपको तो डेफिनेटली हमारे कमेंट सेक्शन में पूछ सकते हो। फिलहाल इसमें हमको नहीं लगता कोई ऐसा डाउट होना चाहिए, क्योंकि बेसिक बेसिक चीज़ें थी जो मैंने आपको बताया, और कहीं ना कहीं इन चीज़ों को आप डिस्कस करके बैठे हो, ठीक है, कोई रॉकेट साइंस नहीं है, ठीक है ना। चलिए, तो टिल देन गाइस, मिलते हैं हम लोग नेक्स्ट लेक्चर में। तब तक के लिए अपना ध्यान रखिए और अच्छे तरीके से रिवीजन करते रहिए। आपका इकोनॉमिक्स कैसे खत्म करवा दूंगा पता भी नहीं चलेगा, इतनी आसानी से मैं आपको क्लियर करवा दूंगा। चलिए, मिलते हैं नेक्स्ट लेक्चर में। थैंक यू सो मच।